जो होता है पहला क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला ऑप्शन दिया गया है, का नंबर पर दिया गया है 14, 35, खा नंबर पे दिया गया है 18, 25 एंड थर्ड नंबर आपका है 31, 93 और फोर्थ नंबर दिया गया है 32, 62। अब देखिए सहअभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होता है, ठीक है, जो एक कोई भी नंबर दोनों नंबर को डिवाइड ना कर सके। ठीक है, अगर एक नंबर हम कोई ले तो दोनों नंबर को डिवाइड ना कर सके, ऐसा नंबर जो होगा वो अभाज्य हो जाएगा, सहअभाज्य। अगर हम यहाँ 2 लेंगे तो 32, 62 दोनों कट जाएंगे, 31, 93 दोनों कट जाएंगे, 31, 51, 31, 93 पूरे कट गया। और ये हमारा 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 18 और 25 ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, जो किसी से नहीं कटेगा। तो सहअभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, सहअभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 18 और 35, यही सही 18 और 25 सहअभाज्य गुणनखंड 18 और 25। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सहअभाज्य मतलब कि ऐसा नंबर जिससे जो 2 नंबर दिए हों वो एक ही नंबर से नहीं कटने चाहिए। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम कंपेयर कराएंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। जब कंपेयर कराएंगे तो a का मान क्या हो गया 3, a का मान कितना हो गया 3 और b का मान क्या हो जाएगा -4, c का मान यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नंबर कुछ नहीं है तो उसका मान हम क्या रखेंगे 0। हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = C/A। अब देखो C का मान क्या है 0/A का मान क्या है 3, तो 0 के बटे में कोई भी नंबर होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 0। क्या होगा, यानी कि मूलों का गुणनफल कितना होगा 0। अगर मान लीजिए यहीं पर योगफल की हम बात करते हैं, इसकी योगफल की, योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, b का मान कितना है -4, ये हो गया फॉर्मूले का माइनस, ये हो गया -4/a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये हो जाएगा 4/3। अगर मूलों का योगफल पूछा जाता तो क्या हो जाता 4/3, बट यहाँ पे क्या पूछा गया, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं हैं। पहला है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, दूसरा है संगत कोण बराबर होते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उपर्युक्त में से दोनों और चौथा कि इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगर हम समरूप त्रिभुज की बात करेंगे तो हमने उस दिन बताया था कि समरूप त्रिभुज कैसा होता है, जो एक जैसा दिखता हो और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो
ए को हमने कहा ए बी सी और पी क्यू आर दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, क्योंकि दोनों कैसे दिखेंगे, एक जैसे, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, भुजाओं का अनुपात और इनके कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो सेकेंड इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा कि इनमें से दोनों भुजाओं का अनुपात और कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 माइनस के बीच में cos 60 इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान होगा। तो cos 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान क्या होगा 1/2। ठीक है, 1/2 sin cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान cos 30 का मान 1/2। ठीक है, तो ये माना जाएगा √3/4 माइनस √3/4 2 2 जा 4 2 जा 4 पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 आंसर। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्त की माप निम्न में से है कौन सी नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप निम्न में से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक, चौथा है कि मानक विचलन। तो इसमें से देखो तीन चीजें तो हम पढ़ते हैं टेंथ में, कौन कौन सा, माध्य पढ़ते हैं, माध्यक पढ़ते हैं, बहुलक पढ़ते हैं। तो तीन ऑप्शन राइट है और चौथा हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं के निर्देशांक, क्वेश्चन दिया गया है दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 है। ठीक है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने कहा ये एक रेखाखंड हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसके लिए मध्य बिंदु निकालना है, पी का निर्देशांक मध्य बिंदु क्या हो गया पी। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला हमने बताया था मध्य बिंदु। ठीक है, क्या बताया था फॉर्मूला मध्य बिंदु के लिए, x बराबर x1 प्लस x2/2 y बराबर y1 प्लस y2/2। अब देखो इसमें x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये है ना, मानक लो उठा करके x1 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस 0/2 y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है 0 -8/2। अब -8 से में 0 ऐड करोगे तो -8 ही रहेगा, -8/2 ये हो जाएगा -8/2 दोनों। ठीक है, 2 1 कम 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 चौको 8 2 चौको 8 है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर -4 और y बराबर -4 है ना, x बराबर -4 y बराबर -4, दोनों में -4 आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य इसका बिंदु क्या हो जाएगा -4, -4 राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन दिए। अब इसमें देखो हमें क्या निकालना है, विविधकर भी निकालना है और मूलों की प्रकृति भी बताना है। ठीक है, विविधकर और मूलों की प्रकृति दोनों हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण दिया गया है उसको लिख लीजिए। समीकरण क्या दिया गया है 2x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करा देंगे किससे, मानक समीकरण से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो a का मान क्या हो गया 2 और b का मान क्या हो गया -4, b का मान क्या हो गया -4, c का मान कितना हो गया 3। तो विविध कर हमें निकालना है, क्या निकालना है विविध कर निकालना है। तो विविध कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए d का मान क्या है, यहाँ पे b का मान कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 16 से 24 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना बचेगा माइनस का 8। ठीक है, अब d का मान किसमें आ गया माइनस में, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी इसकी, मूल वास्तविक नहीं होंगे, लिख लेना दो मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो मूल कैसे हो जाएंगे काल्पनिक हो जाएंगे। कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम यहां से सबसे पहले cot a का मान निकालें तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15 और cot थीटा बराबर होता क्या है आधार बटे लंब। यस सर, आधार बटे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया a b c, आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15, कर्ण हमें निकालना है। तो हम क्या करें लिख लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज a b c में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना हो जाएगा बोलो, कर्ण का मान कितना होगा कुछ नहीं होगा, कर्ण को कर्ण रखो। लंब कितना है 15 स्क्वायर, आधार कितना है 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 200 और 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 जोड़ोगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225 में 64 जोड़ोगे 289। ठीक है, और 289 किसका स्क्वायर है 17 का। कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। हमें मान निकालना है sin a, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, sin थीटा लंब का मान कितना है कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17, ये क्या हो गया 15 बटे। ऐसे ही आप निकालोगे sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कहां से यहां से लाग बटे कक्का। लाग बटे कक्का की जब बात करेंगे तो पहला ये हमारा हो गया sin, फिर cos, उसके बाद tan, फिर इसी के मान को अपोजिट कर दो cos sec और cot, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, और हमें sec का मान निकालना है, sec का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है 17, कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है, आधार कितना है 8, से a बराबर 17 बटे 8। क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है। हमने कहा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो कितना है दोस्तों, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
और हमें क्या निकालना है, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा हमने क्या मान लिया, साइड को S1 बटे S2 का होल स्क्वायर। पहले त्रिभुज की भुजा क्या हो गई S1 और दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या हो गई S2, या हमने क्या, पहले त्रिभुज की भुजा x हो गई और दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या हो गई y का होल स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 121 बटे 289 बराबर x बटे y, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो होल स्क्वायर यहां से हटेगा, इधर अंडर रूट बन जाएगा, यहां से स्क्वायर कराएंगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। x बटे y इज इक्वल टू अंडर रूट 121 बटे 289, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर है, 11 को, है ना, तो इसको क्या लिख लेंगे, x बटे y बराबर 11 गुणे 11, है ना, और 17 गुणे 17 189, 17 का स्क्वायर हो गया, 1 11 और 1 17 बाहर, रेशियो निकाल लो, x रेशियो y इज इक्वल टू 11 रेशियो 17। तो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 11:17।